हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज सॉलिड स्टेट क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 04। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब जो किसी भी यूनिट सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स किस तरह एक साथ अरेंज्ड होते हैं, और अरेंज्ड होते हैं तो उनके बीच में वाइड्स कैसी होती है। अगर लेयर बनाते हैं, लेयर फॉर्मेशन 3D स्ट्रक्चर में रहते हैं, जैसा हमने यूनिट्स लैटिस में पढ़ा था कि हाँ एक 3D अरेंजमेंट में रहते हैं कोई भी मैटर, तो उनमें उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कितनी खाली जगह होती हैं और कैसे उनकी व्यवस्था होती है, तो इस लेक्चर के अंदर हम इन सारी बातों को पढ़ेंगे। तो मैं गौरव राम गुप्ता, आपका चैनल सुश्रुत केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की हम बात कब करेंगे? जब किसी हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या मान लेंगे? रिजिड स्फीयर, रिजिड स्फीयर। और कैसा हो वो सारे स्फीयर, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको हम ठोस समरूप गोला मानते हुए, ठोस समरूप गोला मानते हुए। अब समरूप मतलब क्या हो? शेप और साइज आर इक्वल, मतलब सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके शेप और साइज क्या हो? इक्वल हो। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको ठोस समरूप गोला मानते हुए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहेंगे। इसको हिंदी में कहेंगे निविड़ संकुलित संरचना, निविड़ संकुलित संरचना इसको कहेंगे। अब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे, पहला है वन डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो वन डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि जो गोले हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो इस प्रकार अरेंजमेंट है इनका कि वो एक ही डायरेक्शन में, जैसे इन सब गोलों का सेंटर क्या है? एक बराबर है, और ये सब गोले क्या हैं? समान है, मतलब शेप और साइज में समान है। अब यहाँ पर कुछ छोटे बड़े तो बन गए हैं, लेकिन इनको हम ऐसा मानेंगे कि ये समान है। इनको हम कोई भी एंगल दे दें, ए बी सी, कोई भी हम डायमेंशन कह सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि एक गोला अपने नियरली 2 गोले के टच में है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको कहते हैं उपसह संयोजन संख्या। तो उपसह संयोजन संख्या हम उसे कहते हैं कि जब कोई भी रिजिड स्फीयर कितने अपने पास के रिजिड स्फीयर से टच में, मतलब आप अपने फ्रेंड से कितने लोगों से टच में हैं, आपके नियरली कौन फ्रेंड्स हैं, किन के टच में है, तो वो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। उसी तरह हम यहाँ पे बात कर लें कि हाँ किसी भी गोले में जो उससे टच में गोले हैं उनकी संख्या कितनी है, वो उसी गोले की कोऑर्डिनेशन। जैसे इस गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2, 2 गोले टच में, इस गोले से भी 2 गोले टच में, और इस गोले से भी क्या है? 2 गोले टच में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका इसमें 2। ठीक, अब सेकंड बात कर लेते हैं 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये 1 डायमेंशन था, अब इसके बाद 2 डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब है 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, जो ये रिजिड स्फीयर है इनका एक पहले बनाएंगे, लेयर लाइन बनाएंगे, फिर दूसरी लाइन उसी के नीचे। ठीक, तो 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में ऐसे हम कई लाइनें बना सकते हैं।
डायमेंशन तो वही रहेगा। अब डायमेंशन 2 कैसे इसमें, एक डायमेंशन ये है लंबाई का, सॉरी गलत बन गया, ये आपका ऐसे हो जाएगा, एक ये हो गया लंबाई का और ये एक हो गया चौड़ाई का। तो 2 डायमेंशन हमें पता चल रहा है, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। अब इनके गोलों के सेंटर क्या आपस में पास पास है, हाँ, और गोलों के सेंटर एक समान हो और एक गोले के नीचे दूसरे गोले का सेंटर है, ठीक। अब हम इस समय कह सकते हैं इस लाइन को ए, तो इस लाइन को भी ए कह सकते हैं। मतलब इनमें जो पैटर्न बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ए ए ए, यही पैटर्न हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक गोला इस टच को कर रहा, इसको टच कर रहा और इसको टच कर रहा और इसको टच कर रहा, किसी भी एक गोले को ले लीजिए तो वो आपको, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई। अब इसी में अगर इन चारों गोलों के सेंटर को आपस में मिला दिया जाए तो यहां पे बनता है एक स्क्वायर, तो इसको कहते हैं स्क्वायर 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्यों, यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा, किससे, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर से, जो उसके कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल हैं उनके द्वारा। अगर इसी में सेकेंड हम बताएं तो ये पहली लाइन हो गई, हाँ। अगर ये पहली लाइन के नीचे हम ऐसे दूसरी लाइन बना सकते हैं। अब देखिए उस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने क्या किया, यहाँ पे ठीक नीचे न रख के उनके वाइड्स में रख दिया। वाइड्स मतलब होता है गर्त या ऑर्नामेंट जिसको कहते हैं, मतलब खाली स्थान के बीच में रख दिया। तो यहाँ पे एक लाइन ये बनी, दूसरी ये बनी। अगर ये देखें तो इस गोले का सेंटर, इस गोले का सेंटर, इस गोले का सेंटर और इस गोले का सेंटर देखिए बराबर आ रहा, इसका भी। अगर यहाँ हम बनाते गोला तो ये भी इस गोले के सेंटर के ठीक नीचे आता। तो यहाँ पे हम इसको ए लाइन कह सकते हैं, इसको बी लाइन कह सकते हैं और पुनः फिर इसको क्या कह सकते हैं, ए लाइन। तो यहाँ पे हमें जो पैटर्न मिल जाएगा इस तरह की व्यवस्था में, उसको हम कहेंगे ए बी पैटर्न। अब ए बी पैटर्न है। अब मान लेते हैं ये गोला है, अब इस गोले से कितने गोले नियर अबाउट में होंगे, तो सबके देख लेते हैं कितने गोले इसके साथ में हैं। तो 6 गोले साथ में, और 6 गोले के सेंटर को अगर आपस में मिला देते हैं तो बन जाता है एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो इसको हम कहते हैं षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या हेक्सागोनल 2 डायमेंशन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू हो जाएगा इसका 6। 6 गोलों को ये टच कर रहा। अब यहाँ में एक बात ये आती है कि ये 52.4% जगह घेरता। मान लेते हैं ये 100% है तो ये केवल उसका 52.4% घेरता। इस व्यवस्था में अगर इस अरेंजमेंट में हम किसी मॉलिक्यूल्स को रखेंगे, अगर इस अरेंजमेंट में रखते हैं तो 60.4% जगह को ऑक्यूपाई करता है, ठीक। जैसे हमने कोई डिब्बा ले लिया, उसके अंदर हमें संतरे भरने या सेब भरने, तो हम इस तरह भरेंगे तो 52.4% ही जगह ऑक्यूपाई करेगा। मतलब वो डिब्बे के 52.4, मतलब उसमें संतरे कम भर जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह हम भरेंगे तो 60.4, मान लेंगे 6-7 संतरे और उसमें आ जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमें यही बताता है कि किस तरह हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रख सकते हैं या उनको अरेंजमेंट इस तरह कर सकते हैं कि वो कम से कम जगह ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एरिया में जगह ले और खाली स्थान को कम से कम करें और जगह ज़्यादा ले। ये हो गया 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में। तो 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 2 तरह होते हैं, स्क्वायर और हेक्सागोनल। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में। तो 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 2 तरह होते हैं, स्क्वायर और हेक्सागोनल। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में। 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 2 तरह होते हैं, स्क्वायर और हेक्सागोनल। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में।
चलिए अब बात कर लेते हैं 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में। तो 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर दो तरह से बन सकता है। पहला, हम पहले 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, और साथ ही साथ आप लोग भी गोले को बनाते रहिए। गोले को बनाते रहोगे तो पेपर में बहुत अच्छे गोले मिलेंगे, हाँ, मतलब बनेंगे आपसे। और नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको रिटर्न यही गोले लौटा देगा आपकी कॉपी में। तो इससे अच्छा है कि आप बनाते रहिए, हाँ, साथ ही साथ और जब आप लोग छोटे थे तो इन्हीं गोलों में क्या मिलता था आप लोगों को? सबसे पहले लिखने के लिए मिलता था, हाँ? जो आपकी टीचर या कोई भी पढ़ाता था आपको जब छोटे थे। आपको तो याद होगा नहीं, किसी को भी नहीं याद रहता, हाँ? तो पहले यही गोले मिलते हैं, तो आज भी आपको यही बनाने के लिए मिल रहे हैं। अब 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे तो ये 1 डायमेंशन हो गया, ये 2 डायमेंशन हो गया। अब इसी के ऊपर हम एक लेयर और बनाएंगे। तो एक लेयर अगर हम किसमें बनाए, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में इसी के ऊपर एक लेयर और रख देते हैं। ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये। अब एक लेयर ये बनती चली गई, ये हमने x दिया था, ये y हो गया, अब ये z, तीसरी लेयर। मान लीजिए ये एक पेन है, दूसरा पेन इसके बगल, मतलब एक नीला गोला दूसरा नीला गोला। अब इसके ऊपर हमने एक नीला गोला यहाँ पे रख दिया इस तरह, ये। अब ये पीछे दो है, इसके ऊपर सामने की लेयर। फिर हमने क्या किया कि एक और लाके यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये आपके दूसरी लेयर के दूसरा गोला हो गया। इसी तरह ये 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। लेकिन इसमें पैटर्न हम देखेंगे तो पैटर्न ये ए है और लाल वाला भी ए हो जाएगा, दोनों का पैटर्न ए ही रहेगा। मतलब इसमें पैटर्न क्या आ जाएगा, ए ए ए ए, ठीक। अगर इसमें बात करें हम तो हमने देखा था कि 3 डायमेंशन इस तरह बन सकता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से, ठीक। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से अगर हम 3 डायमेंशन बनाएं तो 3 डायमेंशन बनाने के भी दो तरीके हैं। तो पहला हम क्या कर सकते हैं कि इन रिक्तियों को हम भरेंगे। खाली स्थान है, हमें यही तो करना है कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा गोलों को भरना। तो इन रिक्तियों का भी हम इस्तेमाल करेंगे। इन रिक्तियों के ऊपर हम एक गोला इस तरह रखते हैं, दूसरा गोला हम इस तरह रखेंगे, तीसरा गोला हम इस तरह, और चौथा गोला इस तरह। फिर यहाँ एक गोला हम ऐसे रख देंगे, फिर एक गोला ऐसे रख देंगे, फिर एक गोला ऐसे रख देंगे। इस तरह गोले रखने पे हमें क्या मिल रहा है कि देखिए, ध्यान से देखिएगा, गोला रखने पे हमें यहाँ पे खाली स्थान मिल रहा है। अब खाली स्थान कैसे समझ सकते हो, अगर आप पीछे से देखोगे, अब यहाँ तो नहीं देख सकते, पीछे से देखोगे तो यहाँ पे आपको खाली स्थान दिखेगा। कैसे? मान लिया हमने एक गोला नीचे रख दिया और उसके ऊपर पलट देते हैं ये पूरे स्ट्रक्चर को, 3 गोला इसके ऊपर रख दे ऐसे, अब देखिए ये आपको खाली स्थान दिख रहा है, ये इतना, ये आपको खाली स्थान दिख रहा है। तो इस स्थान को कहते हैं अंतरा अवकाशीय रिक्तियां या वाइड्स। इनको क्या कहेंगे हम? वाइड्स। तो अगर हम 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बाई हेक्सागोनल 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से बनाते हैं, ये कौन सा हेक्सागोनल ही तो है, हाँ, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं इन रिक्तियों को भरने के लिए। तो क्या होता है कि हमें यहाँ पे वाइड्स मिलते हैं। अब ये वाइड्स दो तरह के होते हैं, अब इन्हें कहेंगे हम टेट्राहेड्रल वाइड्स। कैसे टेट्राहेड्रल? जो इनकी आकृति बनेगी वो उसके अंदर कुछ इस तरह होगी कि इनके अंदर यही स्पेस आपको होगा। ये 3D स्ट्रक्चर है, इसके अंदर के स्पेस का, हाँ। और या फिर आप इसे
ऐसे देख सकते हो, एक गोला यहाँ, दूसरा गोला यहाँ और तीसरा गोला यहाँ पे। अब एक गोला यहाँ है और इसको इसके ऊपर रखेंगे तो यही आपका स्ट्रक्चर बन के आएगा। तो ये कौन सा है? टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। हाँ, एक वाइट से मिला। दूसरा वाइट देखिए, 3 गोले नीचे हों और 3 गोले ऊपर हों, तो एक नीला गोला, दूसरा नीला गोला और तीसरा नीला गोला। एक नीला गोला, पेन देखिए हमारा, दूसरा नीला गोला और तीसरा नीला गोला। इसके ऊपर 3 लाल गोले, एक लाल गोला, दूसरा लाल गोला और तीसरा लाल गोला। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, एक लाल, दूसरा और तीसरा। अब इसके ऊपर नीले गोले जो बनेंगे वो आपका कुछ इस तरह बनेंगे। ठीक, यहाँ पे हमने ज़्यादा बड़ा कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक रिक्ति आपको मिल रही होगी, इसको हम दूसरे पेन से हाईलाइट करते हैं। देखिए एक रिक्ति ये ऐसे मिली है, ये, हाँ, और दूसरी रिक्ति ऐसे मिली है। मतलब अगर इनको हम अलग बनाएं तो एक ऐसे है और दूसरा ऐसे, और इनको अगर हम आपस में जोड़ दें तो ये क्या बनाते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति। तो इनको कहेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ठीक, तो 3 डायमेंशन क्लोज पैड स्ट्रक्चर फ्रॉम 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैड स्ट्रक्चर से 2 तरह से हमें वाइड्स मिलते हैं, अंतरावकाशीय रिक्तियां मिलती हैं, खाली स्थान मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है? टेट्राहेड्रल में पहले समझ लेते हैं। R इक्वल टू 0.255 R। इसका मतलब क्या हुआ कि R क्या है यहाँ पे? स्फीयर रिजिड रेडियस है या स्फीयर रेडियस है। और जो R है, R को हम यहाँ कहेंगे वाइड्स रेडियस, वाइड्स का रेडियस है। मतलब कि गोले की त्रिज्या कितनी है वो अगर हमें पता है तो इसके बीच में जो वाइड बन रहा है, ये खाली स्थान बन रहा है, इसकी त्रिज्या कितना होगा, इसकी रेडियस कितना होगा, तो जो गोले की त्रिज्या उसमें इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टेट्राहेड्रल की वाइड्स की त्रिज्या, कितना खाली स्थान है उसकी त्रिज्या कितनी होगी। दूसरा ऑक्टाहेड्रल में हम बात करें तो R इक्वल टू हो जाएगा 414 कैपिटल R, 0.414। मतलब कि गोले की त्रिज्या कितनी है उसको हमने R कह दिया, और गोले की त्रिज्या में से इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? वाइड्स की त्रिज्या, मतलब जो खाली स्थान है, जो रिक्तियां हैं, उनकी त्रिज्या क्या होगी। तो ये 2 आपके फार्मूले हैं। ठीक, इन्हें नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आपको ये मिलेंगे त्रिज्या निकालने के लिए, वाइड्स के बारे में ज्ञात करने के लिए। अब बात करेंगे 2 डायमेंशन क्लोज पैड स्ट्रक्चर में हमें टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स मिल गए। इन वाइड्स में अब हम देखेंगे कि इन रिक्तियों को, ये जो ऑक्टाहेड्रल है और यहाँ पे एक देखो टेट्राहेड्रल है कि नहीं है, एक गोला नीला और 3 गोले इसके जस्ट ऊपर हैं, इनको अब हम भरेंगे तो हमें कौन सा पैटर्न मिलेगा? ये तो A हो गया, ये B हो गया। अब इसको भरेंगे और हम देखेंगे कहाँ तक ये पैटर्न चलता है और कहाँ पे रुक जाता है, कहाँ पे रिपीट होता है, इनके बारे में। और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ हम ये जानेंगे कि इनके पैकिंग एफिशिएंसी कितनी, इनकी संकुलन क्षमता कितनी है और किसमें किसमें ये पाए जाते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स या और लाइट का ओमन लगाओ। अब इसमें है कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स।
तो टेट्राहेड्रल वाइट्स को कवर करने के लिए पहले हम टेट्राहेड्रल रिक्तियों को फॉर्म कर लेते हैं। आप लोग भी साथ साथ बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये हो गया। अब इसके ऊपर सेकंड लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेकंड लेयर फॉर्मेशन ऐसे कुछ हो जाएगा। और ये यहाँ पे इस तरह। अब पहले कवर करेंगे किसको, टेट्राहेड्रल वाइट्स को। तो टेट्राहेड्रल वाइट्स ये रहा आपका, 3 गोले, एक गोला नीचे ये नीला वाला और 3 गोले इसके ऊपर है। ठीक, तो 3 गोले नीचे एक गोले ऊपर, तो ये आपका हो गया टेट्राहेड्रल वाइट्स। अब इस पर अगर हम एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे तो एक लेयर फॉर्मेशन, अगर इसको हम ए कह दें, इसको बी कह दें और इसको कह दें जो आप तीसरा बनाएंगे, तो ये फिर किसके ऊपर आ रहा है, ए के ऊपर आ रहा है। सेम ए के ही सेंटर पॉइंट के ऊपर भी इसी का सेंटर पॉइंट आ रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ए। तो कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स में हम 3 ही लेयर तीसरा लेयर ही जैसे रखेंगे वो दूसरे लेयर के बराबर आ जाएंगे। तो उसको पैटर्न क्या हो जाएगा इसमें, ए बी, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12 हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया है। अब सेकंड बात कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल ये आपका बन रहा है, ये है ऑक्टाहेड्रल। हाँ, तो ऑक्टाहेड्रल, इसमें आप भी 3-4 कलम का इस्तेमाल करिए, नहीं तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो खिचड़ी हो जाएगा बनते बनते। ठीक, तो अब इस अगर हम इसको कवर करेंगे तो हम यहां से अगर एक गोला बनाते चले ऐसे, ठीक, फिर ये है एक ऑक्टाहेड्रल, इसको हम कवर करते हैं, फिर एक ये है, इसको हमने कवर किया। अब यहाँ पे नीचे इसको हम कवर करते हैं, ये। अब यहाँ पे एक फिर आया, अब ये तीसरी लेयर हो गई सी। अब यहाँ इसको ए नहीं कहेंगे, तीसरी लेयर हो गई सी। अब सी को अगर हम ये यहाँ पे देखो, अब ये 3 गोलों के, नीले गोलों के बीच में एक वाइट्स बन, इन वाइट्स को अगर हम कवर करेंगे तो फिर वो किसके ऊपर आ जाएगा, ए के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ में पैटर्न क्या मिल जाएगा, अगर कवरिंग ऑफ हम कह दें ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, अब क्या है, कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, तो क्या बन जाएगा हमारा पैटर्न, ए बी सी। ठीक, ये पैटर्न। कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसमें कितना हो जाएगा, 12 ही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है तो ये किस में पाए जाएंगे, तो जैसे AU है, AG है, सोना चांदी, इन सब की व्यवस्था ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के जैसे होती है। अगर टेट्राहेड्रल में बात करें तो जैसे Zn है, Mn है, ये सब जो मेटल है वो इस तरह की व्यवस्था में होते हैं। मतलब S और D, यहाँ Mg कर दें, ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइट्स को, सॉरी 3D डायमेंशन में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइट्स के द्वारा इनका पैटर्न AB बनेगा और इनका ABC। ये पढ़ते इसलिए हैं कि हम कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स करके उसकी डेंसिटी को बढ़ा सके या उस कंपाउंड को और मजबूत बना सके। तो इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ